हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं। डिटेल में इसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 100% आपके बोर्ड में भी और नीट में और जेई में भी अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ठीक है, चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब टोटली रिफ्लेक्ट होता है, दैट मीन्स लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हुए वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक आ जाता है जिस मीडियम से गया था, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो रिफ्लेक्शन फेनोमेनन होता है वो किस पे ओरिएंटेड होता है? TIR के ऊपर ओरिएंटेड, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। चलिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ग्लास है। देखिए सबसे पहले TIR का कुछ कंडीशन होता है। टोटल को डेंसर से रेयर भेजूंगा तो अगर मैं स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस रखूंगा तो वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तो देखिए मान लेते हैं हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रे ऑफ इंसिडेंस है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मान लिया I1। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? डेंसर से रेयर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि इसको हमने क्या कह दिया? R1। वेरी सिंपल। उसी तरह से थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर हमने इंक्रीज कर दिया। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कह देते हैं? मान लेते हैं इसको हमने I2 ले लिया और यहां पे लाइट देखा कि ये कितना डिग्री पे रिफ्रैक्ट हुआ? ये R2 और R2 यहां पे मेरे को कितना मिल गया? 90 डिग्री। तो देखिए जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसी हिसाब से इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन एक ऐसा भी आएगा कि एक मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पे जो रिफ्रैक्ट होगा ना, उसी एंगल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब IC का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? IC से। IC का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द लाइट रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्री, उसी यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मिनिमम कितना वैल्यू हो कि यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। तो मैंने क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन भी आपको बता दिया। वेरी सिंपल। तो ये तो जस्टिफाई हो गया कि पहला केस है कि यानी कि लाइट जो है वो किधर से किधर जाना चाहिए? रेयर, डेंसर टू रेयर। यानी कि हम कह सकते हैं वेरी सिंपल, यानी कि लाइट जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा डेंसर से किस में जाना चाहिए? रेयर में जाना चाहिए। उसके बाद अब देखिए आपने देखा कि क्रिटिकल एंगल पे लाइट कितना डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गया? 90 डिग्री पे। अब जैसे ही कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं ये I3 है, तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा होगा तो लाइट क्या हो गया? वापस इसी मीडियम में आ जाएगा। तो यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपने क्रिटिकल एंगल से जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो लाइट टोटली क्या हो गया? इस एयर को क्रॉस करते हुए वापस किसके अंदर आ गया? इसी ग्लास के अंदर आ गया। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग TIR कहते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। IC का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल। अब देखिए इसी चीज को मैथमेटिकली हम रिलेट कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल। देखिए अगर मैंने माना अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वो किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो देन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। मैंने क्या कहा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या मान लिया? क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और देन हम जानते हैं साइन IC लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के जरिए क्या होता है? N, यानी कि साइन IC रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। यानी कि मैंने ये बता रखा था कि लाइट फाइनली जिस मीडियम के अंदर एंटर करेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? N(1)2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइट एक्चुअली जो TIR के लिए हम भेज रहे हैं, जो भी इंसिडेंट रे जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है। तो इसलिए क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
क्योंकि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है 2, मैंने दिखा भी रखा हूं n2 ग्रेटर देन n1, यानी कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इसलिए क्या है एयर जो है वो रेयर मीडियम हो गया और ग्लास क्या हो गया डेंसर मीडियम हो गया। तो लाइट किसके अंदर जा रहा है डेंसर से रेयर, इसलिए हमने लिख दिया हूं 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। वेरी सिंपल। अब देखिए इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे तो साइन आई सी इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैं क्या लिखूंगा n1 अपॉन में n2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और n1 जो है ये कौन सा मीडियम है, यानी कि n1 जो है ये क्या है हमारे पास एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी कितना होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज साइन आई सी इज इक्वल टू एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1, तो अपॉन में n2 को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं n। वेरी सिंपल, क्योंकि n1 इज इक्वल टू अगर 1 है तो n2 को हम सिंपली क्या मान सकते हैं n, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इंप्लाइज साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय n, या हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये एक हमारे पास क्या निकल गया रिलेशन निकल गया। तो वेरी सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय n, या n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो है एक रिलेशन आ गया क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। इसी चीज को बहुत अच्छे से हम एक न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे कि ये जो रिलेशन अभी आपने पढ़ा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछा जाता है। इसके ऊपर प्रिज्म में भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगले वीडियो में। आप अक्सर देखोगे सीबीएसई में उस प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले मैं इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई में हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कुछ इस तरीके का नीचे क्या रहेगा एक कंटेनर होगा, उसके अंदर लिक्विड बनाया रहेगा, ऊपर में ये कॉनकेव यानी कि ये जो आप स्फीयर टाइप का देख रहे हो इस तरह का रहेगा, और नीचे एरो मतलब जो भी चीज रहेगा, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ रहेगा। और इसके अंदर आपको पूछेगा कि या तो इस रिलेशन को ट्रैक, देखो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली ये हम इसको यहाँ से यहाँ तक को डेप्थ इंडिकेट करते हैं, चाहे डेप्थ ले लो हाइट ले लो एक ही चीज होता है। और ये जो बेस बनता है तो ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इस बेस का रेडियस हो जाएगा। वेरी सिंपल। और यहाँ पे जो आईसी लिखा है ये क्रिटिकल एंगल होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रखा है। ए लुमिनिसेंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ डी इन ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि कहने का मतलब कोई डेंसर मीडियम है, जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ है और इसके अंदर डी डेप्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वेरी सिंपल। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, यानी कि ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n है। वेरी सिंपल। प्रूव दैट रेडियस r ऑफ द बेस ऑफ द कोन ऑफ लाइट, यानी कि ये जो कोन बना इसका जो बेस है इसके अंदर जो रेडियस है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट कैन एमर्ज आउट फ्रॉम द सर्फेस इज, यानी कि इसका रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो d अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही इजी चीज है, इसको आसानी से हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो भी इसी के ऊपर ओरिएंटेड होगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डेरिवेशन को यूज करके हम एक्चुअली क्या करेंगे इस रिलेशन को क्या करेंगे ड्राइव प्रूफ करना है हमें। r इज इक्वल टू डी अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। वेरी सिंपल। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे WKT का मतलब होता है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय n। वेरी सिंपल, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो tan IC क्या होना चाहिए, tan IC इज इक्वल टू होना चाहिए साइन IC अपॉन में क्या लिख सकते हैं cos IC। वेरी सिंपल। अब जहां पे देखिए साइन IC है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय n, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos IC का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ रखे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लूंगा तो क्या होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वेरी सिंपल, मैं अगर यहाँ पे कॉस IC का वैल्यू लिखूंगा तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप यहीं से दिमाग लगा लो
आपको यहीं से मैं बता देता हूं, अगर मैं यहां से कॉस थीटा का वैल्यू लूंगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं दिख रहा है ना, इसको मैं रब करके दिखा देता हूं। चलिए छोड़िए, समझ में आ गया होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो रूट अंडर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। तो इसलिए अगर मुझे कॉस आईसी का वैल्यू लिखना है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 1/n। तो साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब क्या हो गया, 1/n का स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10IC इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है, यानी कि ये लाइन अगर नीचे जाएगा तो ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा अंदर, देखिए एक्चुअली ये नहीं दे रखा है मुझे, ये है। तो अगर ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, क्योंकि देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर से लेते हैं तो लाइट कितना डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे। दैट्स वाई इस एंगल को क्रिटिकल एंगल। तो यहां से लाइन जब खींचेंगे तो ये और ये बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारा कौन के अंदर का एंगल हो गया वो कितना डिग्री, कितना, कौन सा एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। वेरी सिंपल। तो 10IC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, और यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1/n का स्क्वायर। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात मेरे को बताइए कि यहां पे जो 10IC है उसको मैं क्या लिखूंगा। देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास IC है तो जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, उसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी P/B क्या होता है हमारे पास, P/B। तो टेन थीटा है हमारे पास, तो टेन थीटा के लिए क्या होना चाहिए, P/B। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, R, और बेस हमारे पास क्या है, D। तो वेरी सिंपल, P/B। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन में D विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1 अपॉन में n, तो n तो नीचे चला आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर, आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में n। अब देखिए इसका अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसको तो हम n स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो अपॉन में क्या होना चाहिए, n, और ये क्या होना चाहिए, रूट अंडर, ऊपर का टर्म क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास सीधे क्या बच गया, 1 अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया, मुझे क्या प्रूफ करना था, r इज इक्वल टू डी अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू, जो हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ R/D विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं R निकालूंगा तो D क्रॉस करके उधर चला जाएगा, तो D अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना, R इज इक्वल टू डी अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। तो R इज इक्वल टू डी अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डेप्थ D दे रखा है, आप इसको हाइट के रूप में h भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला निकल गया, R इज इक्वल टू, आइदर आप चाहे इसको D लिख सकते हो या फिर आप इसको h भी लिख सकते हो। h अपॉन में क्या हो जाता है, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आए ड्राइव करने के लिए, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा, आप डायग्राम को देखोगे, वेरी सिंपल, ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा, इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए आपने अभी तुरंत देखा कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीच में रिलेशन क्या होता है, तो साइन IC इज इक्वल टू 1/n होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो R और D में रिलेशन चाहिए, तो वेरी सिंपल, यानी कि इसमें से किसी भी एक टर्म को फाइंड आउट करना है तो भैया सीधे टेन थीटा का सहारा लेंगे। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन IC अपॉन में कॉस IC। साइन IC का वैल्यू हमारे पास 1/n आ गया, तो कॉस IC क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा। तो कॉस थीटा के जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 1/n, तो 1/n का स्क्वायर लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसको
खोल दिए, यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1/n, ये क्या हो जाएगा 1 - 1/n स्क्वायर, वेरी सिंपल, एलसीएम लेंगे तो n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये n बाहर निकल जाएगा क्योंकि नीचे में एलसीएम n स्क्वायर आ गया, तो n स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा n, तो n से n यहाँ पे कैंसिल आ गया, मैंने स्टेप को सॉल्व करके दिखा दिया हूँ एक एक स्टेप को, तो 1 अपॉन में क्या आ गया √n स्क्वायर माइनस 1, और r/d है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे जो भी डाटा को आपको फाइंड आउट करना है, जैसे हमें यहाँ पे r फाइंड आउट करना था, ये जो बेस का जो रेडियस है, कौन का जो बेस है उसका जो रेडियस है ये फाइंड आउट करना था, तो r = d/a आ गया। अगर यहीं पे, और ये जो d है ये डेप्थ है या हाइट आप इसको ले लो, अगर कहीं पे मुझे डेप्थ कह देगा पूछने के लिए तो डेप्थ = क्या होगा r × √n स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इस फॉर्मूला से आप जो कुछ भी चाहो फाइंड आउट कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो, डेप्थ यानी कि हाइट फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर ये जो कोण है इसका जो बेस है इसका आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन को समझने, और अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीबीएसई में 100% पूछा जाता है।